हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और संडे को हम डेली करंट अफेयर्स नहीं जबकि वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरे वीक का हम क्विक रिवीजन करेंगे विद क्विज। तो आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है, तो सबसे पहले हम 23 ऑफ जून से लेकर 29 ऑफ जून तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी न्यूज में थे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीक पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे टॉप 10 हेडलाइंस, मतलब टॉप 10 जो भी नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट इवेंट्स हुए होंगे उनको देख लेंगे। फिर आपको 30 क्वेश्चन का एक क्विज भी मिल जाएगा और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, और इसकी पीडीएफ आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के साथ। सबसे पहले है 23 ऑफ जून। 23 ऑफ जून को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 ऑफ जून को। ये दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक्स भी होने हैं 2024 में, राइट? इसलिए एक इंपॉर्टेंट डे है। थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट है 24 ऑफ जून। सो 24 ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी, और इस दिन को यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है। थीम है वीमेन्स लीडरशिप इन द मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। ओके, अब 26 ऑफ जून को 2 डेज थे, अब्यूज एंड टॉर्चर। ठीक, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसकी थीम थी द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। एंड 26 ऑफ जून को ही हमने इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर भी सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी टॉर्चर इज अ क्राइम, एंड इट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे अगली जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों डेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। पहला है MSME डे। ठीक है, MSME डे 27 ऑफ जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी एक लंबी सी थीम है। अगर इस थीम को हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो थीम है MSME एंड SDG, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हमारे टोटल 17 SDG हैं, उनमें से जो पहला है उसका नाम है नो पॉवर्टी। पॉवर्टी को हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो उसी डायरेक्शन में ये थीम भी फोकस करती है। तो शॉर्ट में थीम क्या है? MSME एंड SDG, और अगर लॉन्ग में देखते हैं तो लिबरेजिंग पावर एंड रेजिलियंस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस MSME टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी इन द टाइम्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस। ये लंबी सी थीम है, आप ऑटोमेटिकली देख के समझ जाओगे अगर एग्जाम में आएगी तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 29 ऑफ जून को। तो 29 ऑफ जून को इन द मेमोरी ऑफ PC महानलोबिस, जिन्होंने हमारा प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे हैं, पद्म अवार्डी भी रहे हैं, और सेकंड नंबर का 5 ईयर प्लान का मॉडल भी रेडी किया है, राइट? तो यहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जिसकी थीम थी यूज ऑफ डेटा फॉर द डिसीजन मेकिंग। ये 29 ऑफ जून का इंपॉर्टेंट डे था। तो इस पर्टिकुलर वीक में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पर्सन एंड न्यूज। तो पहले पर्सन न्यूज में है, आप लोगों ने BSNL के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है सुधाकर राव पापा, हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ BSNL। प्रेजेंटली ये चीफ जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई थी, जैसे कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के चेयरमैन गिरीश तांती को बनाया गया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंड टर्म के लिए कौन अपॉइंट हो गए हैं? PK मिश्रा। सिमिलर हमारी कंट्री के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगेन अजय डोभाल जी है, 3rd टाइम। फिर एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? अमित खरे एंड तरुण कपूर, इनकी भी रीअपॉइंटमेंट हुई है। नेक्स्ट है गिरिजा सुब्रमण्यम अपॉइंट एज अ CMD ऑफ न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। तो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी अगर हम देखेंगे तो ये एक इंडिया का पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक कंपनी काम करती है, और इसी की CMD गिरिजा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। डन। नेक्स्ट देखेंगे ओम बिरला जी,
ये सेकेंड टाइम हमारे लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। तो 18th लोकसभा के स्पीकर कौन बन गए हैं? ओम बिरला। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो जाएगी? कोटा हो जाएगी। ठीक है, इतने अपोजिशन पर्सन कौन था जिन्होंने यहाँ पे अपोजिशन में इलेक्शन लड़ा था स्पीकर का? तो आंसर हो जाएगा के सुरेश, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये 5th नंबर के पर्सन है जो कि सेकेंड टर्म के लिए, 5वें नंबर के व्यक्ति हैं जो सेकेंड टर्म के लिए लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं। इसके पहले अगर आप देखोगे तो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी हो गए, फिर आपका गुरदिल सिंह ढिल्लन, बलराम झाकर, जीएमसी बालयोगी एंड ओम बिरला। केवल ये 5 ही लोग हैं जो 2 बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। ठीक है, मीरा कुमार कांग्रेस से थी जो पहली वीमेन रही है स्पीकर। ठीक है, बलराम झाकर जी, इनका टेन्योर सबसे लंबा था एज अ स्पीकर 9 ईयर, और शॉर्टेस्ट पीरियड नीलम संजीवा रेड्डी का था 109 डेज का। ठीक है, सारी बातें हमने डिटेल में कवर की हुई हैं। अभी हमारा पर्पस केवल और केवल रिवीजन करना है, इसलिए उतना डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन कुमार ढेका का टेन्योर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आईबी के जो डायरेक्टर है या डायरेक्टर जनरल है तपन कुमार ढेका, इनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 2024 में ही खत्म हो रहा था 30 जून में, लेकिन अब 30 जून 2025 तक के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट नाम आता है मनोज जैन। मनोज जैन को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब बीईएल का। बीईएल का फॉर्मेशन 1954 में हुआ था और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट नाम है सूर्यमा पढ़ाई, इलेक्टेड एज अ उड़ीसा असेंबली स्पीकर। ये उड़ीसा असेंबली स्पीकर अपॉइंट हो गई हैं क्योंकि उड़ीसा स्टेट में भी अभी इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, और सेकेंड वीमेन है जो कि स्पीकर बनी है स्टेट असेंबली की उड़ीसा की। चीफ मिनिस्टर भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, मोहन चरण मांझी उनका नाम है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अभी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम केवी सिंह देव एंड प्रभावती परिदा आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राधाकृष्णन टू हेड गवर्नमेंट कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग एनटीए। तो अभी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उन पे काफी सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं बिकॉज अभी नीट का पेपर भी लीक हो गया, आपने यूजीसी नेट का पेपर भी कैंसिल कर दिया और काफी ज्यादा हमारे देश में पेपर लीक के मामले हो रहे हैं। तो यहाँ पर एनटीए को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किस तरीके से एग्जामिनेशन प्रोसेस को रिफॉर्म किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर की कमेटी बनाई है और उस कमेटी के हेड कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन है जो कि फॉर्मर चीफ हैं इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एनटीए के चीफ थे मतलब डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार सिंह, उनको भी रिप्लेस कर दिया है और एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन चुके हैं? तो प्रदीप सिंह बन गए हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड प्रदीप सिंह कारोला चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एनटीए। ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसका फॉर्मेशन 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था वेरियस एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। चलिए आज 30 जून को हमारी कंट्री को हमारे देश के नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिल चुके हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सिमिलर डिप्टी चीफ या वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन चुके हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी बन गए हैं। ठीक है, डन, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है साइमन मैक। एंड साइमन मैक किसी इंडियन इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर अपॉइंट होने वाले पहले व्यक्ति हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है सीजा अकुला जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है और इन्होंने कंटेंडर सिंगल टाइटल अपने नाम किया है जो कि नाइजीरिया में 2024 में खेला गया था वीमेन सिंगल कैटेगरी में। ठीक है, अगर हम पूरी टेबल को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीमेन सिंगल का टाइटल सीजा अकुला ने जीता है जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। मेन सिंगल का टाइटल दिमित्रीज ओवचरोव ने जीता है जो कि जर्मनी के हैं। वीमेन डबल और मेंस डबल का टाइटल भी इंडिया ने जीता है। वीमेन्स डबल में सीजा अकुला एंड द अर्चना कामत देखने को मिलेंगे और मेंस डबल में हरमीत देसाई और मानव ठक्कर देखने को मिलेंगे। इसका ये मतलब है जो सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं इस लिस्ट में सभी के सभी टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सी अयन्ना पतरुदू।
सी अयन्ना पतारुदू इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द आंध्र प्रदेश असेंबली। तो आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शंस हुए थे, चंद्रबाबू नायडू जी की गवर्नमेंट बनी थी और रिसेंटली यहाँ पर स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं जो कि टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है? अयन्ना पतरुदू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कलश गुप्ता। तो कलश गुप्ता आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट है और इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन जीत लिया है। एक्चुअली टीसीएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन कंडक्ट कराता है, जिसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, जिसका नाम है कोडविटा। तो कोडविटा ये जो कंपटीशन हुआ था जिसमें 10,000 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट है जिनका नाम है कलश गुप्ता, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है, अगला नाम आता है कपिल देव जी का और इन्हें रिसेंटली प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। हम सभी को पता है कल हमने वर्ल्ड कप जीता और सिमिलर जब भी वर्ल्ड कप की बात होती है तो 1983 के वर्ल्ड कप को जरूर याद रखा जाता है, जिसके कैप्टन कौन थे? कपिल देव जी थे। ठीक है, तो इन्हें रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का इलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगला नाम आता है अक्षा मोहित कंबोज का। अक्षा मोहित कंबोज को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का और ये फर्स्ट वुमेन है या फर्स्ट फीमेल है जो इस पोजीशन को होल्ड कर रही हैं। ठीक है, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था, जब आईएलओ का फॉर्मेशन भी हो रहा था। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बेसिकली गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग करने का काम ये बॉडी करती है। अगले पर्सन आते हैं डेविड वार्नर और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो 2015 में, 2021 में और 2023 में वर्ल्ड कप जीता था, तो विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस पर्टिकुलर वीक में हमको न्यूज में देखने को मिले। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। तो इस पर्टिकुलर वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में, जो कि एक आरआरबी है। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज्यादा एनरोलमेंट किए हैं एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना में, इसलिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। डन इतनी चीजें। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक अ रीजनल रूरल बैंक विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द कैनरा बैंक, क्योंकि जो आरआरबीज होते हैं उसमें 50%, 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के, 15% स्टेट गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 35% शेयर किसके होते हैं? आरआरबीज के होते हैं। ठीक है, तो इसको नेशनल अवार्ड मिला है। किसने दिया है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवार्ड दिया है अटल पेंशन योजना में सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट करने के लिए। अटल पेंशन योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको 1000 रुपीज से 5000 रुपीज तक की पेंशन मिलती है जब आप 60 इयर्स के हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट एज अ प्रीमियम पे किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली 18th एडिशन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कंक्लूड हुआ है मुंबई में और इसमें कई सारे अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो गोल्डन कॉन्च अवार्ड किसे मिला है? तो एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका, एक फिल्म है जिसका नाम है गोल्डन थ्रेड। तो गोल्डन थ्रेड को गोल्डन कॉन्च अवार्ड दिया गया है और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा निष्ठा जैन ने। निष्ठा जैन इज द राइट आंसर। इसमें कैश प्राइज मनी 10 लाख रुपीज का दिया जाता है। कुछ समय पहले ही वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था और ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है एस नल्लामूर्ति, उनको ये अवार्ड दिया गया था। अगला नाम आता है अरुंधति रॉय का। हम सभी को पता है, एक राइटर है, ऑथर है। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी और 1997 में इनकी बुक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको बुकर प्राइज मिला था। फिलहाल क्यों न्यूज में है? क्योंकि इन्हें पेन पिंटर प्राइज 2024 दिया जा रहा है और इंग्लैंड में अक्टूबर के मंथ में सेरेमनी होगी, तब उनकी करेजियस राइटिंग के लिए इन्हें पेन पिंटर प्राइज दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी।
नेक्स्ट है ब्लू प्लैनेट प्राइज। सो ब्लू प्लैनेट प्राइज जापान के आसी ग्लास फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। कोई भी इंडिविजुअल या फिर आपका इंस्टीट्यूट जो प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूट करता है टू सॉल्विंग द ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हर साल केवल 2 ही अवार्ड दिए जाते हैं। 23 अक्टूबर को टोक्यो जापान में सेरेमनी होगी, ठीक है। और इस अवार्ड की शुरुआत 1992 में हुई थी। अगर हम अवार्ड के बारे में बात करें तो आप देखोगे प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेंजा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अभी जो इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है, इसका फॉर्मेशन पनामा सिटी में 2012 में हुआ था और इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज है। सबसे पहले है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 206 को हिट किया है इन द T20 इंटरनेशनल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे विराट कोहली का लाइफ साइज स्टैच्यू अनवील किया गया है टाइम्स स्क्वायर में, न्यूयॉर्क में। वहीं SBI जनरल इंश्योरेंस ने नवीन चंद्र झा को नया MD एंड CEO अपॉइंट किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन एंड अवार्ड थे जो इस पर्टिकुलर वीक में हमको देखने को मिले। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 6 मंथ की मतलब जनवरी से लेकर जून तक के सारे की सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। इसके अलावा आज आपको एक और वीडियो मिलने वाला है। जनवरी से लेकर जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमने कवर किए हैं उन इंडेक्स को हम कवर करने वाले हैं। डन। चलिए अब बात करेंगे टॉप 10 न्यूज ऑफ द वीक। तो सबसे पहले आता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो रिसेंटली यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कोझिकोड को इंक्लूड किया है एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर और ये इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर है कोझिकोड। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर को एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक इंक्लूड किया गया है। इसके पहले वाराणसी को और चेन्नई को ऑलरेडी एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक इंक्लूड किया जा चुका है। अगर कुछ और शहर देखते हैं तो आपको पता है कि जयपुर और श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी में एंड हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में ऑलरेडी यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड किया है, ठीक है। इतनी चीजें। अगर हम और कुछ यहाँ पे डिस्कशन करें, जैसे कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2004 में हुआ था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 की तरफ इंडिकेट करता है, जिसका मकसद है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब जब हम कोझिकोड या कालीकट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, और वो कालीकट वही जगह है जहां पे वास्को डिगामा आया था 1498 में। यहाँ पर हम उसी कालीकट के बारे में बात कर रहे हैं जहां से एक मार्शल आर्ट स्टाइल भी फेमस है, जिसका नाम क्या है? तो कलरी पयत्तू आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपकी मार्शल आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट बात करेंगे श्रीनगर। तो रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की तरह मान्यता दी गई है बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ठीक है। इतनी चीजें। तो श्रीनगर का नाम आपको याद रखना है। 4थे नंबर का इंडियन शहर बन गया है जिसको सर्टिफिकेट मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इसके पहले आप देखेंगे तो जयपुर है, मैसूर है और मालापुरम है, जिनको ऑलरेडी ये सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। ओके। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एफिलेटेड है यूनेस्को से, जिसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था। कहां पर है मेन ऑफिस? जो बेल्जियम में है। अब इस हफ्ते एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी हुई थी जिसका नाम है होपेक्स, और होपेक्स एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इसका रिसेंटली 4th एडिशन कंक्लूड हुआ है इजिप्ट में, ठीक है, जिसमें हमारे राफेल फाइटर जेट्स ने और C-17 ग्लोब मास्टर ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है साउथ इंडिया की फर्स्ट लेपर्ड सफारी और इंडिया की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ओपन हो रही है। कहां पर? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में। और बन्नेरघट्टा आपको कहां पर मिलेगा? कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है, बेंगलुरु में मिलेगा। तो साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड कंट्रीज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी एट द बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका, जो कि 20 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैला हुआ है और जिसको बनाने में 4.5 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग आई है, ठीक है। ये लेपर्ड है जो कि बिग कैट की कैटेगरी में आता है, पैंथेरा से बिलोंग करता है और IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इन्हें नवरत्न स्टेटस दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले 2006 में ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी थी, अब ये हमारे देश की नवरत्न कंपनी बन गई है। टोटल हमारे देश में नवरत्न कंपनी कितनी हो गई है, तो 21 आपको नवरत्न कंपनी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नवरत्न कंपनी बनने से प्रॉफिट क्या होता है मैंने सारा आपको डिटेल में समझाया हुआ है। डेली करंट अफेयर्स में क्या क्राइटेरिया होता है नवरत्न बनने के लिए, क्या क्राइटेरिया होता है मिनी रत्न कंपनी का, या फिर महारत्न कंपनी का क्या क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाएगा कि इनको फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम मिल जाएगी कि अपने ऑपरेशन को खुद रन कर सकते हैं। अपने नेट वर्थ का 15% या 1000 करोड़ रुपीस तक वो किसी दूसरे सिंगल प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, यहां पर गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना इन्वेस्ट भी कर सकते, तो कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर हम MDL के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के बारे में बात करें तो संजीव सिंघल आपको देखने को मिल जाएंगे। मुंबई में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यू कैन सी जो अभी मतलब इस साल आपकी नवरत्न कंपनीज बनी है उनकी आपको लिस्ट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 21वें नंबर की कंपनी हो गई है मजगांव शिप बिल्डर लिमिटेड। बहुत सारे आर्टिकल्स में 18th नंबर की कंपनी है, 18th नंबर बोल रहे हैं, बाकी शायद उन्होंने बाकी कंपनीज को कंसिडर नहीं किया या जो भी है। 18वीं कंपनी नहीं है क्योंकि आप जाके देख सकते हो कुछ दिन पहले ही इनको भी तो डेजिग्नेट किया गया था ना, इनको भी नवरत्न बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्हें मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है। ठीक है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस अनाउंस किया है। किसके लिए, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए, इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पे जो कि गाजियाबाद में हो रही थी। ठीक है, फिर श्री चेतन प्रकाश जैन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। नेक्स्ट है इंडिया का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट कहां पर रन होगा, तो आंसर हो जाएगा जमतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। ये कोल गैसिफिकेशन प्लांट क्या होता है कि कोल से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोल को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नेचुरल गैस जैसे कि मीथेन वगैरह, और जिनका फर्दर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला अंडरग्राउंड आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, जिसमें कोल को बाहर नहीं निकाला जाएगा। जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होगी वो विद इन द माइन ही होगी। ठीक है, इतनी चीजें। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, कहां पर, तो आंसर हो जाएगा कास्ता कोल ब्लॉक में, जिसको पायलट प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इस प्रोजेक्ट को ईस्टर्न कोलफील्ड ऑपरेट कर रही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द रेड हेडेड बल्चर, जिसको हम एशियन किंग बल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसे सेटअप किया जा रहा है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि लगातार इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है सिंस 2007 IUCN ने। तो यहाँ पे जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इसका नाम होगा, जो कि वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है फॉर द रेड हेडेड बल्चर, जिनको हम एशियन किंग बल्चर भी कहते हैं, जिनको 24/7 मॉनिटर भी किया जाएगा। ठीक है, इंडिया में 9 स्पीसीज आपको बल्चर की देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, यहां पर आप देखेंगे हेनले एंड पार्टनर्स ने, हेनले एंड पार्टनर्स वही है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को भी पब्लिश करते हैं, राइट। तो हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 को रिवील किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में 4300 मिलेनियर्स इंडिया से बाहर चले जाएंगे, मतलब इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में जाके बस जाएंगे, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है, 4300 इंडियन मिलेनियर्स आर एक्सपेक्टेड टू लीव द कंट्री इन 2024, और इंडिया 3rd नंबर पे आता है माइग्रेशन ऑफ मिलेनियर्स में। 1st नंबर पे चाइना और 2nd नंबर पे यूके आपको देखने को मिलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें से सबसे ज्यादा मिलेनियर्स निकल के दूसरे देशों में बस जाते हैं। इंडिया के लिए जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है वो कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है वो UAE ही है। ठीक है, इतनी चीजें। फिर इसके अलावा इन्होंने बताया है कि 2023 में आप देखोगे 6500 मिलेनियर्स थे जो इंडिया से बाहर चले गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को रिसेंटली पास किया गया है, जिससे जो भी पेपर लीक होते हैं, फ्रॉड होता है, करप्शन होता है, या जो भी अनफेयर मीन्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में। तो
तो इस एक्ट को रिसेंटली नोटिफाई किया है, हालांकि पास तो फरवरी मंथ में ही कर दिया गया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन भी हो गए थे, लेकिन फाइनली इसे नोटिफाई कर दिया है। मतलब ये 21 जून से इफेक्ट में आ गया है। 21 जून जब हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तब से ये इफेक्ट में हमारे देश में आ गया है। द एक्ट इज द फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एड्रेसिंग अनफेयर प्रैक्टिस इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी जो नीट एग्जाम में जो भी हुआ उसके बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसके अंदर कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो आपके कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, जिसमें बेल नहीं मिलती है और बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पहली चीज तो आप ये समझिए। अब इसके लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो अनफेयर यहाँ पे प्रैक्टिसेस करता है, ऑफेंस करता है अंडर दिस एक्ट, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी नॉट लेस देन 3 years, मतलब 3 साल से कम तो हो ही नहीं सकता। जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है, आपकी जो कैद की सजा है, जेल की सजा है, वो 3 साल से 5 साल की होगी। ठीक है, और यहाँ पर अप टू 10 लाख रुपीज आपको फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे कोई भी पर्सन अब पेनाल्टी देने में दिक्कतें करता है तो उसको एडिशनल पनिशमेंट भी दी जा सकती है और एडिशनल इम्प्रिजनमेंट, एडिशनल जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, अगर सर्विस प्रोवाइडर कुछ इस तरीके से काम करते हैं तो उनके ऊपर भी 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ रुपीस तक का फाइन किया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन कितना है जो कि आपको रिकवर करना है सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक, सर्विस प्रोवाइडर को 4 सालों के लिए बैन भी कर दिया जाएगा कि आप कोई दूसरे एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कर सकते हो। कोई भी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या पर्सन इंचार्ज जो कि सर्विस प्रोवाइडर फर्म में काम करता है और गिल्टी पाया जाता है तो उसको लिए भी यहाँ पे 3 years तक, 3 से लेकर 10 year तक आपको इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। 3 साल से लेकर 10 साल की सजा मिलेगी और 1 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। ठीक है, तो हमने देख लिया इंडिविजुअल कैटेगरी भी हो गई, आपका सर्विस प्रोवाइडर भी हो गया, और अगर कोई हायर पोजीशन वाला पर्सन इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी हमने देख लिया। ये सारे क्लॉजेस आप पढ़ सकते हैं, फाइन के क्लॉजेस क्या हैं और पनिशमेंट के क्लॉजेस या आपके जेल के प्रोविजंस क्या क्या हैं। ओके, चलिए, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस पर्टिकुलर वीक में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आंसर कमेंट सेक्शन में मत देना, स्कोर बताना बस कमेंट सेक्शन में। ओके, What was the recent change in the conservation status of the Iberian lynx by the International Union of Conservation of Nature? तो IUCN ने यहाँ पर जो आइबेरियन लिनिक्स हैं जो कि नेटिव है स्पेन एंड पोर्चुगल के, इनके स्टेटस को अपग्रेड किया है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है। तो इंडेंजर कैटेगरी से ये वल्नरेबल कैटेगरी में कर दिए गए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी फॉर द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। तो ई मेडिकल वीजा हमने लॉन्च किया है, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट रिसेंटली किसने रिलीज की है? तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट यूनिसेफ और यूनिसेफ के साथ मिलकर हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, 4300 मिलेनियर्स में लीव इंडिया दिस ईयर। और यहाँ पे मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन क्या है इंडियन मिलेनियर्स के लिए? तो आंसर है यूएई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 4 आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर, इन्होंने टोटल 32 मेडल्स को जीता है इन द 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में। पूछा जा रहा है ये जो 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हुए थे यहाँ पर किस कंट्री में हुए थे? द चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? सो आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रांस। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम है संकल्प, नेशनल वर्कशॉप ऑन संकल्प, हब फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। ठीक है, ये जो वर्कशॉप है वो कितने डेज की वर्कशॉप है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। सो आंसर इज 100 days, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अ ट्रिब्यूट टू हीरोज ऑफ कारगिल वॉर, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली खलूबर वॉर मेमोरियल को टूरिस्ट के लिए ओपन किया है। ये वॉर मेमोरियल कहां पर है? आंसर हो जाएगा ये आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर कमेटी बनाई है टू कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड द एनटीए।
तो उस कमेटी के हेड कौन है? डॉक्टर के राधाकृष्णन है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, केरला हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। किसे? कोझिकोड को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेक नेट्रॉन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली कहां पर लोकेटेड है? जहां पर लगातार इंक्रोचमेंट के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और यहाँ पे माइग्रेशन, जो बर्ड्स आते हैं ना, वो माइग्रेशन भी रिड्यूस हो गया है। सो ये लेक आपको तंजानिया और केन्या की बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फ्लेमिंगो के लिए जानी जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज की है? कौन रिलीज करता है ये रिपोर्ट? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है आपका अंकटाड, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 2% FDI इनफ्लो डिक्रीज हुआ है। अगर इंडिया की बात करते तो इंडिया 15th पोजीशन पे है FDI इनफ्लो में, और इंडिया में जो FDI आया है वो $28 बिलियन का FDI रिसीव हुआ है। 2023 का ये डेटा है। और आउटफ्लो में इंडिया 20वें नंबर पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, which state government has recently approved the establishment of one prime minister college of excellence in all the district of the state? So answer is Madhya Pradesh. ओके अब यहाँ पे अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट में आपने देख लिया ना टर्मिनल 1 में क्या हुआ। टर्मिनल 1 कोलैप्स कर गया, जिसके कारण एक कैब ड्राइवर की भी डेथ हो गई, राइट। पर चलो देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम एट टर्मिनल 3 ऑफ विच एयरपोर्ट? सो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। नेक्स्ट है, कर्नाटक का विकास ग्रामीण बैंक, जिसको रिसेंटली नेशनल अवार्ड मिला है अंडर द अटल पेंशन योजना मैक्सिमम एनरोलमेंट करने के लिए बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पूछा जा रहा है कि कर्नाटक का विकास ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है? सो आंसर इज कैनरा बैंक। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल हैज इंडिया वॉन इन द टोटल इन द ब्रिक्स गेम्स 2024? तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी रशिया के पास है, और रशिया ने ही ब्रिक्स गेम को होस्ट किया था, एंड रशिया ही मेडल टैली पे टॉप पर है विद 226 मेडल। इंडिया को टोटल 29 मेडल्स मिले हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन 29 मेडल्स में से 3 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 20 ब्रोंज मेडल आपको मिल जाएंगे। 266 मेडल एक्चुअली रशिया को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हमने शॉर्ट में कहा है वी कोर, कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया है। और इनॉग्रेशन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा पीटी उषा ने। ठीक है, नेक्स्ट है, which UT has been the first administrative unit to achieve full functional literacy under the उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। 100th नंबर की कंट्री कौन सी बन गई है जिसने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया एज अ फुल मेंबर? सो आंसर हो जाएगा परग्वे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने रिसेंटली 2 नए स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया है फॉर एनहांसिंग द सेफ्टी ऑफ ब्लैंक्स इन द LMN कैटेगरी। तो यहाँ पे 2 नए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने 11 मेडल को जीता है। अब यहाँ पे एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कमीशन NCR रीजन में कितने रुपए का प्लांटेशन करने वाली है? ठीक है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ ट्री प्लांटेशन सेट बाय द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन इन द NCR? सो 4.5 करोड़ रुपीस। मियावाकी तकनीक के बारे में मैंने बताया था, जिसके जरिए यहाँ पे जो हाईवेज है या नेशनल हाईवे है NCR एरिया में, वहां पर प्लांटेशन किया जा रहा है। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की मीटिंग कहां पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिल जाएगा। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एशियन किंग बल्चर और रेड हेडेड बल्चर इन विच सिटी? सो आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ कोल बाया ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हैज initiate India's first pilot project for underground coal gasification in which state? So answer is झारखंड, जमतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अनुज त्यागी रिसेंटली MD एंड CEO बने हैं किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के? आंसर हो जाएगा HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी।
वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया हैज रिसीव हाउ मच रेमिटेंस इन 2023, तो कितना रेमिटेंस इंडिया को रिसीव हुआ है 2023 में, और 2023 में इंडिया टॉप पर था इन द टर्म्स ऑफ रेमिटेंस रिसिप्ट। तो आंसर हो जाएगा $120 बिलियन, ऑप्शन बी। और इन्होंने 2024 में कहा है कि $124 बिलियन हमें रिसीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अकॉर्डिंगली FY25 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, तो 7.5% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कही गई है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन किसे बनाया गया है, तो अक्षा मोहित कंबोज को बनाया गया है। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहां पर ऑर्गेनाइज की गई, पहला एडिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है तो इसे कोच्चि में ऑर्गेनाइज किया गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पेन पिंटर प्राइज किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड अरुंधति रॉय को दिया गया है। नेक्स्ट है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया किसे बनाया गया, कपिल देव जी को बनाया गया। ये सब हमने पढ़ा है तो आपको इजी हो रहा होगा आंसर करने में। ठीक है, नेक्स्ट है विच लेबोरेटरी ऑफ DRDO हैज डेवलप्ड द मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट MRMOCR, और इसको इंडियन नेवी को दिया गया है। ये जोधपुर लेबोरेटरी ने डिजाइन किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संजना ठाकुर, इन्होंने 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। इनकी स्टोरी का नाम क्या है, ये 3rd नंबर की इंडियन है, आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राय। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आपको बस बताना है कि सही आंसर कौन सा है। क्लियर है, तो ये थे आज का हमारा सारा का सारा वीकली करंट अफेयर्स। रिवीजन पर्पस के लिए था तो थोड़ा फास्ट हम चलते ही हमेशा रिवीजन क्लास में, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। एंड PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।